Hello friends, today is 16th of April and we'll be covering the following articles. To start with, understanding the foreign debt crisis in Sri Lanka. As you all know, there has been financial crisis and economic crisis in Sri Lanka. So how this is turning that and how it will impact Sri Lanka as well as other global trade and all the things we'll be discussing in this particular article. श्रीलंका के अंदर जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस या इशू चल रहे हैं उसके अंदर जो डेट क्राइसिस है वो कैसे हो रहा है, क्या कर रहा है श्रीलंका, क्या रिस्पांस है, क्या वजह थी, आगे क्या करना है, सबका सब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे. मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, डेटा डिवाइड बिटवीन स्टेट सिटीजन्स इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी. तो जो डेटा डिवाइड है सिटीजन्स और स्टेट के बीच में, वो डेमोक्रेसी के लिए कैसे बैड या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, दैट विल बी कवरिंग इन द सेकेंड आर्टिकल. गोइंग ऑन टू द थर्ड आर्टिकल, इंडिया चाइना ट्रेड सर्जेस ओवर $31 billion इन Q1 of 2022 डिस्पाइट बायलेटरल. चलो ओके, इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो इतनी दिक्कतें होने के बाद भी जैसे शांत है बहुत दिनों से, जब से लद्दाख वाला केस हुआ है, गलवान वैली वाला केस हुआ, तब से जो ट्रेड्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बैरियर या फिर गवर्नमेंट का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है टूवर्ड्स द ट्रेड विद चाइना. डिस्पाइट दैट द चाइना ट्रेड हैज़ क्रॉस्ड ओवर $31 billion, so that we will be covering in this particular article. Moving on to the next one, fertilizers crunch loom, high global prices, no new import contracts. अब फर्टिलाइजर्स का क्रंच हो गया है, ग्लोबली प्राइसेस हाई हैं और कोई इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं है नए वाले. तो इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ नेवी लुक्स फॉर इंडिजीनियस कॉप्टर वेरिएंट्स. तो नेवी अभी फ़िलहाल अपने हेलीकॉप्टर वेरिएंट्स सर्च कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो इंडिया में ही बने हो, इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स हों, उनको प्रोक्योर किया जाए. उसके बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल है पूरा. The sixth one is IMD long period average, IMD's benchmark for monsoon prediction. As you all know, रिसेंटली IMD ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया में मानसून कम होगा या फिर नॉर्मल से कम होगा. तो उसके ऊपर ये कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है और ये बेंचमार्क है मानसून प्रिडिक्शन का IMD का, तो ये कैसे काम करेगा. द सेवन्थ वन इज़ MP's पैनल लैंड्स वॉइस अगेन एलिफेंट ट्रेड. तो रिसेंटली वाइल्ड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, many of the MPs have voices against the elephant trade. ऐसे एलिफेंट्स का ट्रेड जो कैप्टिव हैं, जो लोगों के पास कैप्टिविटी में हैं और वो उनसे अपना गुजारा वगैरह करते हैं, तो उनका जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट एक वॉइस उठी है कि उनको बंद करना चाहिए और उनका जो एलिफेंट का कंजर्वेशन स्टेटस है वो भी चेंज करना चाहिए. दैट वी विल बी कवरिंग. The eighth one is India's finally on board with but Trichonmali oil farm now waits for economic crisis to lift. तो त्रिकोणमली ऑयल फार्म श्रीलंका में है और इसमें पहले इंडिया का इंटरेस्ट नहीं था और इंडिया की कंपनीज भी कुछ वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश नहीं थी. लेकिन अब फाइनली जब ये हो गया है तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसके बाद ही इस पर कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा. These will be the 8 articles we will be covering today, and moving on to the very first article. Good morning everyone. आज है 16th April and let's start with the current affairs of the day. Understanding the sovereign debt crisis in Sri Lanka. As we all know, Sri Lanka is going through some seriously bad economic crisis. तो अभी जैसा श्रीलंका का जो चल रहा है सिनेरियो, वो भी डेली न्यूज़ में आजकल यही आ रहा है. अब इसका एक और एस्पेक्ट है सोवरिन डेट क्राइसिस. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल इट्स फॉरेन डेट वर्थ $51 billion. मतलब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट मतलब पे करने से मना कर दिया. जैसे हम इंडिया में पढ़ते हैं ना, NPA जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, वो कब होते हैं जब लोग अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट करते हैं. लोन पे डिफ़ॉल्ट करना मतलब पेमेंट नहीं करना.
The government took the decision to preserve its foreign reserves to pay for the import of essential items. रेटिंग एजेंसीज जो कि फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, जैसे हमारी जो खुद की भी जो क्रेडिट हम जब अपने कितने बैंक अकाउंट्स होते हैं तो हमारा खुद का भी क्रेडिट स्कोर होता है. रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो हमारे क्रेडिट प्रोफाइल को, लोन रीपेमेंट को, बाकी चीज़ें देख के जब हमारी रेटिंग करती है, क्रेडिट स्कोर हमारा रेडी करती हैं, जिसके बेसिस पे जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उतना अच्छा लोन्स के ऑफर होते हैं. सो उसी वे में कंट्रीज़ का भी रेटिंग होता है कि कौन कितने लोन पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कौन कितने टाइम से पेमेंट कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो रेटिंग एजेंसीज हैं, दे हैव डाउनग्रेडेड श्रीलंका सोवरेन डेट. अब गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू प्रिजर्व इट्स फॉरेन रिजर्व्स. अब यहाँ पे है कि फॉरेन रिजर्व और सोवरेन डेट का क्या लिंक है, ये हम आगे देखेंगे. व्हाट इज सोवरेन डेट? इट रिफर्स टू द डेट इशूड और एक्यूमुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट. अभी हम ये एज अ कॉन्सेप्ट बात कर रही है, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मैं इसको 3 रेटिंग देती हूँ, 3/3. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट का जितना एक्यूमुलेटेड डेट है वो है सोवरेन डेट. अब अच्छा, गवर्नमेंट को डेट चाहिए क्यों होता है? तो गवर्नमेंट्स बोरो मनी टू फाइनेंस द वेरियस एक्सपेंसेस दैट दे कैन नॉट मीट थ्रू देयर रेगुलर टैक्स रेवेन्यूज. दे यूजुअली नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन सच डेट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट. अब जैसे हम बैंक्स, अब बहुत नॉर्मल लेमैन अपने से रिलेट करूँ, जैसे हम बैंक से लोन देते हैं तो हमें वापस जो करना होता है वो कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोन हमें दे रहा है बैंक, वो बैंक का एसेट है और हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बैंक का प्रॉफिट होता है. तो वो इसी वे में वर्क करता है. ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इसी तरह से वर्क करता है कि ये मतलब हमारे लिए जो लोन है वो बैंक्स के लिए क्या होता है? एसेट होता है. और हमारी जो सेविंग होती है बैंक्स में, वो बैंक्स के लिए क्या होता है? लोन होता है, क्योंकि वो हमें क्योंकि बैंक्स को वो हमें वापस करना होता है. तो सोवरेन डेट में भी है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अब जो हमारा नॉर्मल जो रेवेन्यू आता है वो किसी भी गवर्नमेंट का वो सफिशिएंट नहीं होता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या दूसरे कंट्रीज से लोन लेती है. हिस्टोरिकली governments have tended to borrow more money than they could actually repay in order to fund populist spending. वही कि मतलब अब गवर्नमेंट पॉपुलर स्पेंडिंग मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या जैसे इलेक्शंस के टाइम आते हैं तो ये कर लो, वो कर लो, ये स्कीम्स लॉन्च कर दी, तो इन सब के लिए अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होती है. या तो वो अपनी लोकल करेंसी में ही, जैसे इंडिया के टर्म में देखे तो वो रुपये में भी ले सकती है लोन, या तो फॉरेन करेंसी US डॉलर. एंड यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरो करती है अपनी ही करेंसी में. क्यों? क्योंकि अगर उसको पेमेंट का टाइम आ सकता है तो दे कैन प्रिंट द मनी, मतलब अपने से रुपये है तो RBI को बोल के मनी प्रिंट करा सकती है और उससे पे कर सकती है. बट इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा मनी आता है मार्केट में उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी ना. अब जितनी ज़्यादा मनी प्रिंट होगी उतना वो मार्केट में जाएगी. अब मार्केट में जाएगी, मेरे पास कल 100 रुपये थे, आज 200 रुपये हैं, ठीक है, बट 200 रुपये तो है, बट जो चीज़ कल मैं 100 रुपये की खरीद रही थी वो भी तो 200 रुपये की हो गई. तो मेरी ओवरऑल वैल्यू कुछ बढ़ी मेरे मनी की? नहीं. हमें लग रहा है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो रहा है, बट उस पैसे की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि पहले मैं 200 रुपये में 2 चीज़ खरीद पाती, बट अब मैं 200 रुपये में, भले मेरे पास पैसे बच गए, बट अब मैं 200 रुपये में केवल एक ही चीज़ खरीद रही हूँ. This is because governments with the help of the central banks can easily create fresh local currency to repay debt denominated in the local currency. अभी जो बोला, this is debt monetization and can lead to increased money supply, which in turn can cause prices to rise. जैसा भी बोला कि जैसे ही हम ज़्यादा पैसा देंगे, मार्केट में डालेंगे, तो वो उस पैसे की वैल्यू भी कम होगी और क्या होगा कि प्राइसेस जो होते हैं ना वो बढ़ जाएंगे. जो कमोडिटीज़ के, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर हमारे पास पैसा है तो वो जो चीज़ें बन रही है उसका भी तो कॉस्ट बढ़ेगा ना. दिस इज़ बिकॉज गवर्नमेंट्स, अब ये जो पूरा है ना कि डेट मोनेटाइजेशन की मतलब डेट पे करने के लिए हम नई करेंसी पे कर रहे हैं, नई करेंसी प्रिंट कर रहे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? डेट मोनेटाइजेशन, कि डेट को हम मोनेटाइज कर रहे हैं. मोनेटाइज मीन्स मनी हम प्रिंट कर रहे हैं, तो वो डेट को मेकिंग गुड ऑन देयर फॉरेन डेट विच इज़ डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी कैन बी ट्रिकी अफेयर. कि मतलब अब हम फॉरेन डेट जो है, मतलब फॉरेन डेट लेके अपनी इकोनॉमी चलाना ये ट्रिकी हो सकता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है ना वो फॉरेन करेंसी का जो इन्फ्लो होता है उसको फॉरेन एक्सचेंज, उसका क्या यूज़ होता है? फॉरेन एक्सचेंज का डेट पे करना.
क्योंकि गवर्नमेंट उसी पे डिपेंड करती है कि जो फॉरेन डेट जो फॉरेन करेंसी में है तो वो कहाँ से फॉरेन करेंसी आएगी, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो बाहर की टूरिज्म हो, चाहे कोई भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन रिजर्व्स ले आते हैं, या बाहर के जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं FDI FPI के थ्रू। The Sri Lankan government or the central bank cannot create US dollars to pay their foreign debt denominated in US dollars. तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो अब जैसे अपनी करेंसी आप प्रिंट कर सकते हो, बट अब डॉलर कैसे प्रिंट करोगे? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन US डॉलर्स फ्लोइंग इनटू श्रीलंका इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू बिल्ड अप द फॉरेन रिजर्व्स। अब जो फॉरेन डेट, जो फॉरेन करेंसी में डेट है, वो कैसे रिपे होता है? फॉरेन रिजर्व्स। और फॉरेन रिजर्व्स किसी भी कंट्री में कैसे आते हैं? एक्सपोर्ट के थ्रू, या बाहर के लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो अपनी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो देते हैं, बाहर के टूरिस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो उस वे में हम फॉरेन रिजर्व्स अपने एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये श्रीलंका के वाई श्रीलंका अनेबल टू मेक गुड ऑन इट्स फॉरेन डेट कमिटमेंट्स। अब श्रीलंका की आउटस्टैंडिंग डेट है, बस आप एक लुक लिख लेना। श्रीलंका डिपेंड्स हेविली ऑन इट्स टूरिज्म सेक्टर। श्रीलंका का, जैसे कि श्रीलंका एक आइलैंड है एंड सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत इमेंस है, तो श्रीलंका का मेजर जो बहुत बड़ा रेवेन्यू का पार्ट था वो टूरिज्म के थ्रू था। बट अब ये एज वी हैव सीन लास्ट 2 साल में ये पैंडेमिक की वजह से सब चीज़ें रुक गई एकदम। तो इससे क्या हुआ कि श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर, बिकॉज अभी तो जाके नॉर्मल हुई है, ये अपनी एयरलाइंस और फ्लाइट्स अभी जाके नॉर्मल हुई हैं, तो ये सब हिट हो गए थे, बैडली हिट थे ये सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, टूरिज्म। और ये श्रीलंका नहीं, काफ़ी हर जगह की इकोनॉमी में, बट श्रीलंका की इकोनॉमी का जो बहुत मेजर पार्ट है, जो GDP का अबाउट 10% वो आता है टूरिज्म से। अब क्या हुआ, इससे US डॉलर का जो इन्फ्लो होता था वो श्रीलंकन इकोनॉमी में हिट हुआ। जो फॉरेक्स रिजर्व थे 7.5 बिलियन, जो कि 2019 में थे 2.3 बिलियन रह गए। इसीलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट हार्ड टू ऑब्टेन द US डॉलर्स नेसेसरी टू मेक गुड ऑन इट्स फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस। एंड इसने IMF से, चाइना, इंडिया ने तो काफ़ी हेल्प भी की है अभी, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $2 बिलियन उनके डेट को। मतलब ये काफ़ी, मतलब इंडिया एज अ नेबरिंग कंट्री, और ऐसे जो उसको बोलते हैं कि एज अ बिग ब्रदर, तो काफ़ी हेल्प कर रहा है। बट इसीलिए श्रीलंका को मुश्किल हो रही है, क्योंकि इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स ही नहीं है, क्योंकि इनका जो मेजर इंडस्ट्री था जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स देता था वही हिट हो गया। Sri effort to fix the exchange rate of the Sri Lankan rupee against the US dollar to prop up the price of the rupee may have also played a role in the foreign debt crisis. अब क्या हुआ कि इन्होंने एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए जो श्रीलंकन रुपी है उस पर एक ना वो लगा दिया, बैरियर लगा दिया। As foreign exchange inflows dried up during the pandemic and Sri Lankan rupee came under pressure, the country's central bank at a certain point banned the payment of more than 200 Sri Lankan rupee for $1 कि मतलब अब $1 पे क्या कर दिया कि 200 श्रीलंकन रुपी से ज़्यादा हम पे ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बैरियर्स लगा दिया। मतलब इकोनॉमी होता है ना, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, फ्री फ्लो ऑफ मनी होता है। अब यहाँ पे ये करके ना श्रीलंका यहाँ पे एक लिमिट लगा दी यहाँ के सेंट्रल बैंक ने। द रेट वॉज वे बिलो द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द डॉलर विच caused trades to be pushed into black market and also caused a drop in the supply of US dollars in the forex market। अब वही किसी भी चीज़ में लिमिट लगाओगे, बट ये लिमिट बहुत बिलो था जो कि एक्चुअल मार्केट रेट था डॉलर का। तो इससे क्या हो गया, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है कि मतलब यहाँ पे तो इतना हो रहा है बट वहाँ पे तो ऐसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसी वही जो रेट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही रेट चला, बट आप अपने लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए आपने एक लिमिट लगा दिया। अब डिफ़ॉल्ट एज वी हैव नोन कि मतलब श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब इसका रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? इंटरनेशनल लेंडर्स मे बी रिलक्टेंट टू लेंड एनी मोर मनी टू द श्रीलंकन गवर्नमेंट अनलेस सच लेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट। मतलब अब इंटरनेशनल एजेंसी जो भी होती है, वर्ल्ड बैंक की कितनी एजेंसीज हैं, IMF हो गई और या ADB ग्रुप हो गया, जिनका जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो अब श्रीलंका को डेट देने से मना करेंगे। मतलब अनटिल अनलेस कि वो जो लोन ले रहे हैं वो जो रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ये जो इनका लोन है उसको रीस्ट्रक्चर। दिस फैक्ट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन द रेटिंग्स दैट, वही अभी जो बात हुई ना, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी सबकी रेटिंग, इनकी रेटिंग भी कम करेंगी। और रेटिंग का क्या इफेक्ट होता है कि फिर कोई भी जब लोन देता है तो उसकी रेटिंग देखता है कि अच्छा इन्होंने पास्ट में लोन रीपे किया है, अच्छा इन्होंने कितने टाइमली पे किया है, कितने पे डिफॉल्ट किया, तो ये सब बेसिस होता है, उस पर फिर लोन अप्रूव होता है।
Cost of fresh borrowing is likely to be high for Sri Lankan government as lenders will be incurring greater risk while lending to a government that has been unable to make good on its previous commitment. कि अब जो भी पे करेगा तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा लेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री है कि अपने जो प्रीवियस पे डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, तो वो काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा है, तो ज़्यादा बड़ा रिस्क लेंगे तो इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा लेंगे. A bailout by IMF could be on the cards, but the Sri Lankan government will have to agree to implement structural reforms. अब IMF ही है लास्ट रिजॉर्ट, वो पे कर सकता है, बट वो रिफॉर्म्स क्या इनिशिएट करवा सकता है कि इट मे रिक्वायर श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एंड इट्स एग्रेसिव पुश टुवर्ड्स 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट हैज कॉज्ड फूड सप्लाईज टू बी अफेक्टेड एंड फूड प्राइसेस टू राइज. अब क्या हो सकता है कि जो श्रीलंका ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलाउ किया है. इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो बहुत अच्छी चीज़, बट इससे जो कॉस्ट ऑफ फूड है अपना वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक तो सब लोग वो कर नहीं सकते, सब लोग के पास उतनी सबको ट्रेडिशनल मेथड्स की आदत होती है. इट मे रिकमेंड गेटिंग रिड ऑफ प्राइस कंट्रोल्स ऑन फूड एंड अदर एसेंशियल गुड्स. की प्राइस कंट्रोल की इकोनॉमी को ये जो अपने रिस्ट्रक्चर करने की या अपने संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम में काफ़ी प्राइस कंट्रोल किया था. तो ये सब चीज़ें वो हटाने को बोल सकते हैं कि अगर हम लोन आपको देंगे तो ये 2-3 चीज़ें एप्लीकेबल होंगी. कंट्रोल्स इम्पोज ऑन द एक्सचेंज रेट, वही अभी जो बात किया ना कि वो $1 पे केवल 200 का लिमिट लगा दिया था, तो उस पर एन एंड टू प्राइस कंट्रोल एंड बैन ऑन नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन हेल्प द डोमेस्टिक इकोनॉमी रिटर्न टू नॉर्मलसी. अब ये तो वही है, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात है. This can help in return of tourists. At the moment, mass protests due to rapidly rising prices may be causing many tourists to avoid visiting Sri Lanka, thus worsening the country's foreign debt crisis. वही वहाँ पे एक तो इकोनॉमी ऑलरेडी क्राइसिस में है, चीज़ों की प्राइसेस दे आर सोरिंग वेरी हाई, तो ये टूरिस्ट फिर वहाँ पे भी उनके लिए भी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं हो सकता. तो ये सब अगर ये लोग रिफॉर्म्स कर ले, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो शायद कुछ हो सकता है. अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. डेटा डिवाइड बिटवीन स्टेट सिटीजन्स इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे डेटा डिवाइड क्या है कि गवर्नमेंट जो डेटा पब्लिश अपना कलेक्ट करती है, वो पब्लिश करने में जो डिले कर रही है, ये इस पे है ये आर्टिकल. तो ये डेटा डिवाइड है कि जो डेटा है वो पब्लिक तक पहुंच नहीं रहा, चाहे वो कोई भी एस्टिमेट हो, जैसे लेबर सर्वे का या अभी जो इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बोली गई है कि improving the quality and quantity of data for a better and quicker assessment of the state of the economy. तो डेटा जो है वो बेटर असेसमेंट में बहुत हेल्प करता है. तो यहाँ पे डेटा डिवाइड, ये उस डेटा डिवाइड की बात हो रही है कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, और इसके प्रोज कॉन्स वे फॉरवर्ड ये सब. Well, the government has significantly expanded its scope as the custodian of data. It is increasingly limiting the scope of access to it by responsible citizens and stakeholders. Data can improve people's lives in many ways, yet political factors hinder its dissemination and public usage. For example, data on migrants collected during the pandemic could have been used for effective public policy on migrants. अब डेटा जितना डेटा आएगा हमारे पास, डेटा के फिर उसके एनालिटिक्स होते हैं जो कि डेटा एनालिसिस करते हैं, और उससे काफ़ी अच्छे हमारे पास आउटपुट आएंगे, और फिर हम उस क्राइटेरिया के थ्रू हमने पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं कि अच्छा माइग्रेंट्स ऑफ ईस्ट, जो ईस्टर्न यूपी या जो ईस्टर्न इंडिया की तरफ थे वो ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे, तो हम उनके लिए कुछ ज़्यादा इंसेंटिव्स कर सकते हैं. साउथ के लिए उनको दूसरी दिक्कत थी, उनको ट्रैवलिंग में, जैसे इनके लिए हंगर का ज़्यादा प्रॉब्लम था, इनके लिए एजुकेशन या जो भी प्रॉब्लम है, तो हम वैसे फिर अच्छी पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं. तो डेटा कैन बी वेरी हेल्पफुल. तो अब यहाँ पे देखेंगे डेटा यूज़फुल कैसे है. The collection of data by the government in itself will not lead to improvements, but its use by different stakeholders will. अब गवर्नमेंट के पास डेटा रखा वो किसी यूज़ का नहीं है, जब तक कि जो स्टेक होल्डर्स उनके पास वो डेटा जाए और वहाँ पे लोग वो डेटा का यूज़ करें. अब 4 यूजेस ऑफ डेटा है कि डिस्क्रिप्टिव यूज़, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. कि फास्ट डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, तो ये डेटा की यूज़ है. आपके पास एक इमेज देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा. The mere fact that people have access to data is likely to act as a threat to the government to improve performance in many areas. However, the generation of data doesn't guarantee seamless access to people whose lives matter most in democracy. Informed public discourse in any democracy is critical for accountable and transparent governance. कि अगर किसी भी स्कीम का परफॉर्मेंस का ही डेटा है तो वो लोगों को पता होना चाहिए. इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की ये जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है ये मेंटेन होगी, और इससे क्या होता है फिर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट पे. RTI is a useful instrument for citizens to access data. However, it seems to have been losing teeth. तो यहाँ पे वही है कि पब्लिक पॉलिसी और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अभी सब डेटा से मेंटेन कर सकते हो. अब गवर्नमेंट अभी ये जो क्रिटिसिज्म है वो क्यों है
Indian state has been strengthening the data architecture to tackle corruption and better targeting beneficiaries. 2014 से जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आधार के थ्रू था उसका एक्सपेंशन हुआ, जैम जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी जो ये बोला गया था, इसने मतलब काफ़ी डेटा को एक्वायर किया. तो द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट एंड यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सिटीजन टचिंग ऑल स्फीयर्स ऑफ द लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, डेटा वॉज हार्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस की जन आरोग्य में आपको ये भी डालना है, आपको वो भी डालना है, तो ये सब था. Along with the traditional instruments such as census, sample surveys, registers of various department, government is now armed with real time data. कि आपको ऐप को डाउनलोड कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास आपकी रियल टाइम डेटा होती है. बट however, the citizens' right to access relevant data for quality public discussion seems to be gradually eroding. कि मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट जो है उसके पास डेटा का एक्सेस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. बट जो पीपल हैं उनके पास क्या हो रहा है, ये ग्रेजुअली कम होता जा रहा है. However, the citizens in this process, the government has refused to hold itself accountable. This is evident from repeated events of the delayed release of various survey data. अब areas of concern क्या हैं कि effectiveness of the state policies can be judged from the data produced by the statistical wings of the government which have a reputation for being independent. अब वही जो बोला कि कोई भी स्कीम्स है या कोई भी चीज़ है उसका अगर एक डेटा गवर्नमेंट की किसी रिलायबल सोर्स से आ रहा है तो लोगों का भी ट्रस्ट बढ़ेगा. अगर कुछ वहाँ पे कहाँ कमियाँ हैं वो भी गवर्नमेंट को खुद को भी पता चलेगी तो आगे जो उसका वे फॉरवर्ड होगा या पॉलिसी फ्रेमिंग होगी वो उसी लाइन पे होगी. However, recent events have dented this perception. The government is increasingly intervening in the everyday functioning of the data production for political convenience. जैसे कि data for the consumption survey 2017-18 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. The leaked summary results of the survey suggest some disturbing fact that may not be politically comforting for the government. अब इससे क्या होता है कि एरिया ऑफ कंसर्न मतलब गवर्नमेंट पे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे कि डेटा नहीं पब्लिश हुआ है. अब ये जो लीक समरी रिजल्ट है मे भी एकदम गलत हो बट जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने डेटा नहीं प्रूव किया तो लोगों को लगेगा कि यही डेटा सच है क्योंकि इसमें तो डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो ट्रस्ट इरोड होने लगता है. सिमिलरली जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है was released only after the 2019 जनरल इलेक्शन. मतलब 17-18 का डेटा था बट मे बी इसके जो डेटा थे वो ऐसे होंगे तो इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने कि जब जनरल इलेक्शंस हो गए तब उसका डेटा पब्लिश किया. Instead of relying on annual survey of industries, a systematically designed survey for estimation of industrial sector, the government has started to depend on self-reported unverified data submitted to the Ministry of Corporate Affairs since 2011. अब इसी तरह क्या था, वाटर एंड सैनिटेशन सर्वे डिले हुआ तो ये जो मतलब ये जो गैप है अकाउंटेबिलिटी का ये बढ़ता ही जा रहा है. तो यही एक एरिया बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है. द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टैटिस्टिकल एजेंसीज इज कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स. द इंडियन स्टेट इज फास्ट एक्वायरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्विलेंस स्टेट कि मतलब वो डेटा कलेक्ट करते जाओ कौन क्या कर रहा है बट जो पब्लिक के पास डेटा हो जो स्टेक होल्डर्स है रेलिवेंट उनके पास डेटा नहीं हो रहे हैं. अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक आई थिंक 2017 या 18 में एक रिपोर्ट ने 5C फ्रेमवर्क पे बात किया था टू ब्रिज द करंट गैप. Ensure completeness of data stacks and open it for use either through machine readable और API. मतलब जैसे सॉइल डेटा कार्ड है वो रिलेवेंट एस्पेक्ट पे उनकी मदद करेंगे जो कि स्टेक होल्डर्स है जैसे फार्मर्स हो गए या जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है साइंटिस्ट एग्रीकल्चर. Comprehensiveness of the data stack is essential. Like for example, comprehensive agri data set would have digitized data sets on soil data, rainfall, crop, market rates, etc. Clustering of relevant data. और क्या है एंड में क्या पॉइंट है कि बिल्डिंग एंकर केसेस और यूज केसेस जैसे आधार आइडेंटिटी डेटा विच हैज सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. टेकिंग द आधार केस फर्दर इट्स API हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एप्लीकेशंस. आधार इनेबल्ड पेमेंट तो ये सबको ना एंकर बनाना है कि मतलब डेटा कंप्लीट हो कॉम्प्रिहेंसिव हो और लोगों तक पहुँचे. ओपन इट फॉर यूज ईदर थ्रू मशीन रीडेबल और API. Setting up a comprehensive governance framework that includes an open data council with cross-sector representation to monitor, regulate and build usage after proportionate oversight. Because the time is now ripe for the government to create a data-driven governance architecture. वैसे भी गवर्नमेंट ही वाली गवर्नमेंट e-governance, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनको पुश करिए तो अब ज़रूरी है कि इनके गवर्नेंस में भी डेटा ड्रिवन होना चाहिए बाय बिल्डिंग ट्रस्ट इन द इकोनॉमी एंड इट्स इंटेंट. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द इम्पेटस एंड इंसेंटिव टू एक्सप्लॉइट दिस डेटा बाय इन्विगरेटिंग द डेटेड नेशनल डेटा पोर्टल. पोर्टल बना देना चाहिए जहाँ से लोग एक्सेस कर सकें.
तो ये सब ये की टर्म्स हैं, ये आप अपने 5C फ्रेमवर्क हो गया, नेशनल डेटा पोर्टल हो गया, बस ये आपको याद रखना है. Every department was mandated to share substantive data respecting privacy concerns. The government should look within for examples of creating outcomes of opening up database. Startups have built novel application using Indian Railway data to provide ticket confirmation prediction and real time train status. तो एक एग्जांपल है कि कैसे हम भी अपनी जो प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप्स हैं, उनको उनके पोटेंशियल को भी हार्नेस कर सकते हैं. This data divide between the states and its citizens is a potential threat to the smooth functioning of a democracy. Without bridging this data gap, the scope of modern technology for tracking development cannot be realized. Sharing public data is a way to create a beneficial social impact. So the government must ensure the implementation of policy measures and encourage the analysis of public data to come to an informed policy decision. तो वही है, डेटा को रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा गवर्नेंस भी है वो हाई टाइम है कि उससे डेटा ड्रिवन होना चाहिए. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. The next news is Navy looks for indigenous copter variants. तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है कि नेवी को हेलीकॉप्टर्स का रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए नेवी जो है वो इंडिजीनियस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने के लिए स्ट्राइव कर रही है. ऑलराइट, the tender for 111 NUH, that is Naval Utility Helicopters, was earlier being processed through strategic partnership route of the procedure included by the Ministry of Defence in the third positive indigenization list. तो बेसिकली 111 हेलीकॉप्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट था या टेंडर था वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के द्वारा प्रोसेस किया जा रहा था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ऑलराइट, तो पहली डील की बात करें तो नवंबर 2018 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था साइन किया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 111 NUH अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल. ये पहली डील थी जो कि इंडिजिनस डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक्विजिशन से रिलेटेड थी. ऑलराइट, फरवरी 2018 में द रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वर इशूड. तो 2019 में एक रिक्वेस्ट भेजी गई कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट शो करने के लिए एक डील साइन करवाई गई. ऑलराइट, या फिर रिक्वेस्ट मांगी गई. द प्रोसेस हैज़ सिंस बीन हेल्ड अप एज HAL jumped into the fray proposing a wheeled landing gear variant of ALH with adaptation. तो HAL ने, ठीक है, HAL ने बीच में ही इस प्रपोज किया कि वो एक ऐसा वेरिएंट बनाएंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का जिसमें कि मॉडिफिकेशंस भी हो रिक्वायर्ड और एक व्हील लैंडिंग गियर भी हो. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. डिटेल्ड रिपोर्ट. So the Navy has issued its broad requirements to HAL in January for the acquisition of 60 utility helicopters for maritime operations as per Buy Indian IDDM Route of Defence Acquisition Procedure 2020. तो नेवी ने बेसिकली जो HAL है उसको बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजी है फॉर द एक्विजिशन ऑफ 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स. ऑलराइट, the first major helicopter induction, the Navy is set to induct the first batch of 3 MH-60R multi-role helicopters, 24 of which were contracted from US this June. तो पहले मेजर हेलीकॉप्टर इंडक्शन में नेवी जो है वो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में से तीन के बैच में से एक को इंडक्ट करने का तैयारी कर रही है. और 24 जिनमें से 24 उस फर्स्ट बैच में 24 जो थे वो यूएस से प्रोक्योर कर लिए गए थे. देयर आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ सी किंग 42-42A हेलीकॉप्टर्स विच हैव बीन फेज्ड आउट इन 1990s. तो बेसिकली 42 सी किंग 42-42A हेलीकॉप्टर्स थे जिनको 1990s में डिकमीशन कर दिया गया था या फिर जिनको यूसेज से बाहर कर दिया गया था. तो उनका रिप्लेसमेंट है ये बेसिकली क्या, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स. ऑलराइट, however a contract to procure 6 KA-31 early warning helicopters which were in advanced stages as well as the case for 6 more P-8I long range maritime patrol aircraft
have been deferred by the Ministry of Defense during the review of all direct import deals, official status. तो बेसिकली 6 KA-1 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स जो कि अभी एडवांस स्टेज में थे, उसके अलावा 6 P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो बेसिकली डिफ़र किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा. ऑलराइट, द NUH विल रिप्लेस द एजिंग चेतक फ्लीट. तो बेसिकली जो चेतक हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट है उसको रिप्लेस करेगा NUH. ऑलराइट, in addition to Chetak, the Navy operates Russian Kamov 2831S which have been upgraded. तो बेसिकली चेतक फ्लीट के अलावा नेवी के अंदर रशियन कामोव 2831S हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स भी हैं जिन्हें अपग्रेड कर दिया गया है. उसके अलावा शोर बेस्ड ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है एंड एजिंग सी किंग्स एंड 6 सिकोर्स्काई UH-31HS. ये कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जो बेसिकली नेवी जो है उसके अंदर इंडक्टेड है. ऑलराइट, अब डिस्कस करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3. ठीक है, तो बेसिकली ये अपग्रेडेड वर्जन है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स का. तो ये इंडिजीनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड है, इंडिया में ही बनाया गया है और इंडिया में ही डेवलप किया गया है. इसका ट्विन इंजन है, मल्टी रोल एंड मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर इन द 5.5 टन वेट क्लास. तो बेसिकली इसका जो वेट है वो 5.5 टन के वेट क्लास के अंतर्गत आता है और ये ट्विन इंजन मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं. ऑलराइट, द बेसिक हेलीकॉप्टर इज प्रोड्यूस्ड इन स्किड वर्जन एंड व्हील्ड वर्जन. तो बेसिकली जो बेसिक हेलीकॉप्टर है इसमें व्हील्स भी आते हैं एज वेल एज स्किड वर्जन, जो नीचे 2 स्किड्स आती हैं, 2 सपोर्टर्स आते हैं, उस वर्जन में भी ये मिलता है. और किसने बनाया है? HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा. ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है. मतलब जो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग है, ये आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया है इंडिया का, उसको सपोर्ट करता है. ओके, सर्टिफिकेशन ऑफ द यूटिलिटी मिलिट्री वेरिएंट वाज कंप्लीटेड इन 2002. यूटिलिटी मिलिट्री वेरिएंट का सर्टिफिकेशन जो था, मतलब जो ये ALH का जो मिलिट्री वेरिएंट था उसका सर्टिफिकेशन 2002 में हो गया था पूरा, जबकि सिविल वेरिएंट जो था वो 2004 में इसको सर्टिफाई कर दिया गया था. ऑल राइट, द हेलीकॉप्टर ऑल्सो हैज़ अ होस्ट ऑफ एडवांस्ड एवियोनिक्स मेकिंग इट ट्रूली एन ऑल वेदर एयरक्राफ्ट. तो बेसिकली जो हेलीकॉप्टर है ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होता क्या है. 2001 में इसको बनाया गया था एंड इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर मिलिट्री प्रोक्योरमेंट. तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सबसे बड़ी कौन सी है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. इसके जो हेड होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं. इसके कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो इसके जो चेयरमैन हैं दैट इज डिफेंस मिनिस्टर. मेंबर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमिटीज HQIDS, डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन एंड डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस इंटीग्रेटेड डिफेंस. ये सेक्रेटरी हैं, स्टाफ मेंबर सेक्रेटरी हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के. तो ये है पूरा कॉम्पोजिशन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का. तो बेसिकली इसका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर एक्सपेडिशियस procurement of the approved requirements of armed forces in terms of capabilities and time frame prescribed. तो बेसिकली एक गिवन टाइम फ्रेम में और जो कैपेबिलिटीज़ हमको उस डिफेंस इक्विपमेंट में चाहिए उन सबको सम्मिलित करते हुए, इंक्लूड करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट्स को अक्वायर करना या प्रोक्योर करना, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है. और इसके फंक्शंस क्या हैं? तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर डिफेंस फोर्सेस. तो बेसिकली एक 15 ईयर लंबा, एक 15 साल का लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान डिफेंस फोर्सेस के लिए उसका अप्रूवल देना. अकॉर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर नेसेसिटी टू एक्विजिशन प्रपोजल, कैटेगराइजेशन ऑफ एक्विजिशन प्रपोजल रिलेटिंग टू बाय एंड मेक कि इसमें हमको कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट हमको खरीदना पड़ेगा किसी दूसरी कंट्री से, या फिर खरीद के हम उसको बना सकते हैं उसके वेरिएंट्स को, एंड मेक मतलब कि इंडिया में इंडिजिनसली बनाना. ये 3 कैटेगरीज होती है जो कि ये कैटेगराइजेशन कौन करता है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल.
इश्यूज रिलेटिंग टू सिंगल वेंडर क्लियरेंस, ठीक है। उसके अलावा है डिसीजन मेकिंग ऑफसेट प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन प्रपोजल्स अबव 300 करोड़। तो 300 करोड़ से ऊपर के प्रपोजल्स पे डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में है। डिसीजंस रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर बाय एंड मेक कैटेगरी ऑफ एक्विजिशन प्रपोजल्स। तो एक्विजिशन प्रपोजल्स की जो बाय एंड मेक कैटेगरी है उसमें कैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो प्रोविजन है उसको पर क्या डिसीजंस लिए जाएं वो भी इसके अंतर्गत आता है। एंड फील्ड ट्रायल इवैल्यूएशन, कि फील्ड ट्रायल जब किया उन इक्विपमेंट्स का तो उसका इवैल्यूएशन भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंतर्गत ही आता है। नाउ अब अगर हम बात करें इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो इंडिजनाइज होने की बहुत ज़्यादा स्ट्राइव कर रहा है, तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ एयरक्राफ्ट्स या कुछ शिप्स, ये सब चीज़ें, या फिर वेसल, कुछ इस टाइप की जो इक्विपमेंट्स और वेसल्स बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है INS विक्रांत। तो इंडिया का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। ऑलराइट, तेजस की बात करें तो DRDO जो है वो इस तेजस एयरक्राफ्ट के लिए एक इंडिजिनस कावेरी इंजन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट 75 आपको सबको पता होगा कि ये सबमरीन प्रोग्राम है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि 6 एडवांस स्टेल्थ सबमरीन्स, ऐसी सबमरीन जो कि रडार द्वारा डिटेक्ट ना हो सके, ऐसी एडवांस सबमरीन्स बनाने की कोशिश करता है। ओके, INS कलवारी, INS खांदेरी, INS बेला, S53, S54, S55, ये सारे जो नेवल शिप्स हैं ये मैज़गांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई की शिपयार्ड कंपनी है उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो ये एक इंडिजिनस एंडिवर ही है। पहली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन कौन सी है? धनुष। अरिहंत ये स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है जो BARC एंड DRDO ने बनाई है। ओके, अग्नि 5 की बात करें तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इंडिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खुद की है एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिनके पास में ICBM एक्चुअली है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये RDE पूना ने डेवलप किया है। सुपर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो कि रशिया के साथ में इंडिया ने मिलकर बनाई है। तो ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है लेकिन फिर भी इंडियन इनोवेशन का ही रिजल्ट है। अर्जुन टैंक जो है वो 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है जो कि DRDO ने बनाया है और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में इसको प्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो डेवलपमेंट हुआ DRDO द्वारा और प्रोडक्शन हुआ है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टू इंडियाज इंडिजनाइजेशन प्लान, की चैलेंजेस क्या हैं? तो पहला है डेफिशिएंसी इन डिफेंस प्लानिंग। डिफेंस प्लानिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, कमियां हैं, लूप होल्स हैं। नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर टाइमली पॉलिसी मेकिंग। एक समयोचित या एक प्रॉपर टाइम पर पॉलिसी मेकिंग जो है उसके लिए कैपेबिलिटीज़ नहीं है इंडिया में। कुछ रेड टेपिज्म या फिर कुछ पॉलिटिकल बॉटलनेक्स होते हैं, डिप्लोमेटिक बॉटलनेक्स होते हैं, इन सब की वजह से टाइम पर पॉलिसीज़ नहीं बन पाती है। नेक्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट डेफिसिट। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हमारे इंडिया में अभी नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज इज एब्सेंस ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी टू रिजॉल्व इश्यूज दैट हिंडर द प्रोसेस। तो बेसिकली जो इश्यूज होते हैं डिफेंस सेक्टर में, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कोई लिटिगेशन प्रोसीजर नहीं है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड भी हैं। तो ये 5 मेजर चैलेंजेस हैं, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे बॉटलनेक्स भी हैं लेकिन ये 5 मेजर हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़ कि क्या एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स क्या होते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है, उसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंडिजनाइजेशन किस स्टेज पे है, क्या डेवलपमेंट्स अब तक हो चुके हैं। दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो अगली न्यूज़ है लॉन्ग पीरियड एवरेज IMD's बेंचमार्क फॉर मॉनसून प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी एक बयान जारी किया है कि इस साल भी, मतलब लगातार 4थे साल इंडिया में एक नॉर्मल मॉनसून रहेगा। ओके, जो 2019, 20 और 21 का जो टाइम था, इन 3 सालों में भी जो 4 महीने हैं, जून से लेकर सितंबर के, तब उसमें
तीनों सालों में भी ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिल्कुल नॉर्मल रहा था। ठीक है, अब लॉन्ग पीरियड एवरेज एक्चुअली होता क्या है? तो बेसिकली आईएमडी क्या करता है कि जो रेनफॉल है उसको नॉर्मल, बिलो नॉर्मल और अबव नॉर्मल इन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करता है एज कंपेयर विद इन कंपैरिजन टू अ बेंचमार्क लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो बेसिकली लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है? एक लंबे पीरियड के लिए 30 साल 50 साल एक लंबे पीरियड में कितनी एवरेज रेनफॉल रही है उसके कंपैरिजन में वो रेनफॉल को रिकॉर्ड करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो रेनफॉल होएगी इस पर्टिकुलर ईयर में वो इस एवरेज टाइम से ज़्यादा है या कम है, तो इट इज़ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ऑलराइट, तो अभी जो फिलहाल में आईएमडी का लॉन्ग पीरियड एवरेज का प्रेडिक्शन है इट इज़ बेस्ड ऑन 1971 टू 2020 पीरियड। इन 50 साल के पीरियड में आईएमडी प्रिडिक्ट करता है। ऑलराइट, इस पूरे 50 साल के ड्यूरेशन में इंडिया ने 87 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरेज देखी है। ऑलराइट, द IMD has in the past calculated the LPA at 88 centimeter for 1961 to 2010 period and at 89 centimeter for 1951 to 2000। तो ये 50 साल मतलब हर 10 साल में एक्चुअली ड्यूरेशन चेंज होता है। तो बेसिकली जो 1961 से 2010 का पीरियड था उसमें एवरेज जो LPA था वो था 88 सेंटीमीटर और 1951 से 2000 का जो 50 साल का ड्यूरेशन था उसमें 89 सेंटीमीटर। While this quantitative benchmark refers to the average rainfall recorded from June to September for the entire country, the amount of rain that falls every year varies from region to region and month to month। तो बेसिकली जो ये LPA है ये तो ये 4 महीने जून से सितंबर के 4 महीने में ही का ही एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हर रीजन में हर महीने का जो एवरेज होता है वो अलग अलग होता है। Therefore, along with the countrywide figure, the IMD also maintains LPAs for every meteorological region of the country। तो एक ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव इंडिया का जो LPA है ओवरऑल, उसके अलावा IMD रीजन वाइज भी LPA कैलकुलेट करता है। ऑलराइट, तो इंडिया का जो रीजन वाइज LPA है वो वैरी करता है फ्रॉम 61 सेंटीमीटर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू 143 सेंटीमीटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो बहुत ज़्यादा LPA में वेरिएशंस आते हैं रीजन वाइज। ऑलराइट, अगर मंथ वाइज की बात करें, मंथ वाइज क्या वेरिएशंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जून में 16.36 सेंटीमीटर है LPA, जुलाई में 28.92, अगस्त में थोड़ा कम होता है 26.13 और सितंबर में उससे भी कम 17.34 सेंटीमीटर। तो बेसिकली मैक्सिमम LPA जो रहा है वो जुलाई में रहता है। तो ये जो सेग्रीगेशन है वो कंट्री वाइड, रीजन वाइज एंड मंथ वाइज इन तीनों क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि LPA की ज़रूरत क्या है। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इट रिकॉर्ड्स डेटा एट मोर देन 2400 लोकेशंस एंड 3500 रेन गेज स्टेशंस। तो बहुत 2400 लोकेशंस, इट इज़ अ वेरी बिग डेटा, मतलब एक बहुत वास्ट एक्सटेंट का डेटा IMD रिकॉर्ड करता है। ऑलराइट, because annual rainfall can vary greatly not just from region to region and from month to month but also from year to year within a particular region or month। ठीक है, तो ये जो रेनफॉल होती है वो रीजन टू रीजन वैरी करती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मंथ टू मंथ भी करती है और ईयर टू ईयर भी करती है। तो LPA का रिक्वायरमेंट है कि वो एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाए और जो भी ट्रेंड्स हैं उनको देखते हुए एक प्रॉपर एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाए। A 50-year LPA covers for large variations in either direction caused by freak years of unusually high or low rainfall, as well as for the periodic drought years and the increasingly common extreme weather events caused by climate change। तो जो 50 years का जो लंबा ड्यूरेशन रखा गया है, तो ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो सब तरह के जो अपने रेनफॉल सीजन्स होते हैं उनको कवर कर लेता है। कई बार बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बारिश बहुत कम होती है, कई बार ड्रॉट आता है, कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं कि एकदम से बादल फट गया या फिर एकदम से ही वो ड्रॉट आ गया। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो कि क्लाइमेट चेंज से होती है, ये सारे तरीके के इवेंट्स 50 ईयर्स के जो पीरियड है उसमें कवर हो जाते हैं। तो LPA इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, इसलिए LPA या फिर लॉन्ग पीरियड एवरेज की नीड होती है। ऑलराइट, रेंज ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजनल रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री एज अ होल इज मोस्ट लाइकली टू बी नॉर्मल। साउथ वेस्ट मानसून का जो सीजनल रेनफॉल है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल रहेगा। ओके, 96 to 104% ऑफ LPA।
द मॉनसून सीजन जून टू सितंबर, मतलब ये जो 4 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, इट इज़ लाइकली टू बी 99% ऑफ LPA विद द मॉडल एरर ऑफ ±5%. तो बेसिकली जो मॉनसून सीजनल रेनफॉल होगी वो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 99% पे रहेगी. ±5 मतलब हो सकता है कि 99% + 5% दैट इज 104% तक पहुंच जाए, या फिर 99 में से 5% अगर हम घटा देते हैं यानी 94% तक भी पहुंच सकती है LPA का. तो ये एक मॉडल एरर होती है, सैम्पल एरर होती है. ऑलराइट. The LPA of seasonal rainfall all over the country as a whole for the period 1971 to 2020 is 87 सेंटीमीटर. तो 87 सेंटीमीटर हमारा LPA है ही, तो उसमें या तो 104% तक बढ़ सकता है ये, मतलब 104% तक की रेंज में रेनफॉल हो सकती है, या फिर 94% पे हो सकती है. नाउ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज के रेनफॉल की क्वांटिटी के बेस पर क्या कैटेगरीज हैं. तो पहली है एक्सेस. अगर रेनफॉल लॉन्ग पीरियड एवरेज का 110% ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो दैट इज एक्सेस रेनफॉल. अबव नॉर्मल होता है कि अगर इस लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसमें रेनफॉल 104 से 110% तक रहती है, तो दैट इज अबव नॉर्मल. नॉर्मल रेनफॉल होती है 96 to 104% की रेंज में. बिलो नॉर्मल होती है 90 to 96% की रेंज में. एंड डेफिशिएंट होती है 90%. ऑलराइट. तो 87 का अगर 90% रेनफॉल ही आया तो वो हो जाएगा डेफिशिएंट रेनफॉल. ऑलराइट. नाउ इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. ठीक है. National Meteorological Service of the country and the principal government agency in all matters related to meteorology and allied subjects. So meteorology, मौसम विज्ञान से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उसके प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है IMD. ये रिपीट हो गया है. एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये IMD किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत. And it is the principal agency responsible for meteorological observation, weather forecasting and seismology. तो ये जो मौसम से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, वेदर फोरकास्टिंग है या फिर जो अर्थक्वेक से रिलेटेड डेटा है, ये सब के लिए प्रिंसिपल एजेंसी है IMD. ऑलराइट. एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं और उनमें से एक IMD भी है. ऑलराइट. द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स इन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन. तो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी नेमिंग से रिलेटेड कौन सी एजेंसी है? रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC, जो कि न्यू दिल्ली में है. ऑलराइट. और IMD का हेडक्वार्टर्स का है, वो भी न्यू दिल्ली में ही है. ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं कि मीटरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इन सब जो वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके ऑपरेशन के लिए जो प्रॉपर मौसम संबंधी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यही डिस्पेंस करता है. उसके अलावा सीवियर वेदर फिनोमेना जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, डस्ट स्टॉर्म्स हो गए, हैवी रेनफॉल हो गई, हैवी स्नोफॉल हो गई, और कोल्ड वेव्स हो गई, हीट वेव्स हो गई, ये सबसे रिलेटेड जो सीवियर वेदर फिनोमेना है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, वार्निंग जो होती है वो भी IMD द्वारा ही दी जाती है. उसके अलावा IMD का काम क्या है? टू प्रोवाइड मीटरोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड अदर नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. तो ये मेट्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स भी देते हैं. उसके अलावा मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान और जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट करवाना, उसको प्रमोट करवाना भी IMD का ही काम है. तो IMD एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी हो जाती है. दैट इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है, डेफिशिएंट रेनफॉल क्या होती है, एक्सेस रेनफॉल क्या होती है, नॉर्मल रेनफॉल क्या होती है. उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि इस बार जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा. उसके अलावा जो कैटेगरीज है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, IMD ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके बारे में डिस्कस किया. एंड IMD एक्चुअली खुद क्या है उसके बारे में डिस्कस किया. सो दिस इज ऑल इन दिस न्यूज़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो द न्यूज़ इज रिगार्डिंग फर्टिलाइजर क्रंच लूम्स, यानी कि फर्टिलाइज़र की काफ़ी कमी हो गई है. ग्लोबल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं और इंपोर्ट का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है.
सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सब सेक्शन इस पे आएंगे कि इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज एंड MSPs। ओके, सो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब से यूक्रेन एंड रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से ग्लोबल जो प्राइस है फर्टिलाइज़र का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। रशिया जो कि यूरिया एंड अदर फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, इवन इंडिया भी रशिया से काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करती है। सो इस वजह से इंपोर्ट अभी हो नहीं पाया है कोई, एंड इंडिया के पास अभी स्टॉक जो है वो काफ़ी कम बचे हैं फर्टिलाइज़र के, और कोई इंपोर्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। सो ये एक कंसर्निंग सिनारियो है। पहले देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र के टाइप्स क्या होते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जनरली यूरिया जिसको बोलते हैं, फॉस्फेट और पोटास। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो होते हैं जो यूरिया है वो उसका प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी हद तक हो जाता है। सो उसके लिए अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं है इंडिया। लेकिन जब बात आती है फॉस्फेट और पोटास की तो इसके हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं फ्रॉम रशिया एंड अदर कंट्रीज़। सो जो डोमेस्टिक डिमांड है कंट्री की वो लगभग 10 मिलियन के आसपास DAP कंज्यूम करने की है, और NPK जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लगभग 4 से 5 मिलियन टन हर ईयर कंज्यूम होता है, यूज़ होता है बाय फार्मर्स। लेकिन अभी जो स्टॉक है वो 2.5 मिलियन टन के आसपास ही है जो DAP का है, एंड जो पोटास हैं वो सिर्फ 0.5 मिलियन टन का, जो कि काफ़ी अंडर है जितनी की रिक्वायरमेंट है। सो अभी जब खरीफ सीज़न आएगा, जून जुलाई के आसपास में, तो फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सो उससे पहले गवर्नमेंट को यानी कि एंड मई या अर्ली जून में इसके स्टॉक्स गवर्नमेंट को सिक्योर करने पड़ेंगे और उसके लिए इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन की बात कर लें अगर इंडिया में, तो इंडिया की रिक्वायरमेंट है लगभग 35 मिलियन टन्स ऑफ फर्टिलाइज़र, लेकिन इंडिया प्रोड्यूस कर पाता है ओनली 24 to 25 मिलियन टन्स, और इसमें मोस्टली जो होता है वो यूरिया ही होता है। जो पोटास और DAP जो है वो हमें इंपोर्ट करना होता है। सो ये जो यूरिया है उसको तो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में इसके MRP को सेट किया जाता है, जो कि लगभग 5,500 के पर टन के आसपास है। क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल करती है इसलिए इसके प्राइस में इशू नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब DAP फर्टिलाइज़र्स है ना, जब उनकी प्राइसिंग की बात आती है, क्योंकि इसके MRPs डिकंट्रोल्ड हैं, ऑन पेपर तो डिकंट्रोल्ड है बाय सेंटर्स। सो मैन्युफैक्चरर्स को इस पे गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग सब्सिडी देती है। लेकिन क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है इसको हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइसिंग देख सकते हैं कि पोटाश की कीमत है लगभग 27,000 पर टन, वही फॉस्फेट है लगभग 34,000 के आसपास, और NPK जो कॉम्प्लेक्स है वो 28 पर टन है। ये जब हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से तो ये इंपोर्ट प्राइस टैग है, लेकिन कंपनी को फर्दर कंसेशंस दिया जाता है जिसकी वजह से इसकी फाइनल प्राइसिंग इतनी हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन फार्मर्स के लिए ये प्राइस पे कर पाना तो लगभग इम्पॉसिबल सा है। इस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सब्सिडाइज करती है फर्टिलाइज़र्स को, क्योंकि उसके बिना शायद इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कभी भी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो नहीं पाएगा। यहाँ DAP की इंपोर्ट प्राइस की बात करें तो ये लगभग अभी $1250 पर टन है, जो कि एक साल पहले तक $550 पर टन था।
तो आप ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज देख सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। कुछ स्टेटिस्टिक्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये वाली, ये प्रोडक्शन है जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ये वाली है जो इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, एंड टोटल कंजम्पशन की बात करें तो ये है। ईयर वाइज ईयर आप इसके ब्रेकआउट्स को देख सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट भी रहे हैं एक टाइम पे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप प्राइस ब्रेकआउट्स देख सकते हैं कि अमोनिया लगभग $630 पर टन के आसपास है। सबसे ज़्यादा फॉस्फेट है जो कि $1160 पर टन है। सो अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए वैसे ही चिंताएं बढ़ने ही वाली हैं। सो अभी जो कंसर्निंग रीज़न है वो ये है कि कोई भी नया इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, एंड मानसून सीज़न इज़ कमिंग। 2-3 महीने बाद सीज़न कमिंग है, एंड उस पर फिर फर्टिलाइज़र की डिमांड बढ़ने वाली है। अब ये इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनीज जो इंपोर्ट करती हैं वो कंफ्यूज है कि क्या गवर्नमेंट सब्सिडी या कंसेशन रेट को बढ़ाएगी कि नहीं। ग्लोबल लेवल पे तो प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इस पे कंसेशन देंगी या नहीं देंगी, इससे रिलेटेड कंसर्न अभी भी कंपनी को है। सो अब इसके लिए सेंटर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट आखिर कर क्या सकती है। सो गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है जो न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडीज़ होती है नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र पे, इसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है। या फिर जिस तरह की यूरिया फर्टिलाइज़र पे गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है वैसे ही नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र मोस्टली DAP को भी उसी तरह से प्राइस कंट्रोल किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। और इस चीज़ का प्रमोशन होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है या फिर जो NPKS कॉम्प्लेक्सेस हैं इसको यूज़ ज़्यादा किया जाना चाहिए। अब चूँकि DAP या नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र काफ़ी महंगा है, सो इसको SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट से रिप्लेस किया जा सकता है। कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जा सकता है। एक्चुअली एक तरह का कंपेन भी चलाया जाना चाहिए कि फार्मर्स को इन सब जो फर्टिलाइज़र्स हैं जिसकी बेनिफिट काफ़ी दिखती है ऑन पेपर, इन सब चीज़ों से दूर करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि सरकार पे जो एक्स्ट्रा बर्डन है फर्टिलाइज़र सब्सिडी का वो थोड़ा कम हो सके। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको यूरिया एंड नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, जो हम डिस्कस किए। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली कितना % होता है, कितनी नीड होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और फर्टिलाइज़र सब्सिडी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। सो द न्यूज़ इज़ इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो पहुंच गया है $31 बिलियन जनवरी से मार्च के जो Q1 होता है उसमें। इतने टाइम से बायलेटरल जो चिल चल रही है, यानी कि जो स्टैंड ऑफ हो रहा है और जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है लद्दाख वाले सेक्टर में, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड कितनी ज़्यादा हो रही है। सो जो जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर था उसमें जो चाइना ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया है वो लगभग 27 बिलियन के आसपास है, और जो इंपोर्ट हुआ है वो 4.87 बिलियन। सो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया कितना कम एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और हम इंपोर्ट कितना ज़्यादा करते हैं वहाँ से। सो इंडिया का ट्रेड स्टेटिस्टिक्स देखें तो जो मार्च का ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 18 बिलियन के आसपास है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडिया का इंपोर्ट लगभग $611 बिलियन इसको भी क्रॉस कर चुका था। एक्सपोर्ट जो हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हुई थी वो अच्छी थी, $420 बिलियन के आसपास, लेकिन फिर भी आप जो ट्रेड डेफिसिट है वो आप देख ही रहे हैं। हम अभी भी व्यापार घाटे का
सामना कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया चाइना के बायलैटरल ट्रेड के ऊपर अगर ध्यान दे तो ये 15% में इसमें बढ़त देखी गई है। 31 बिलियन तो देख ही लिए थे हम। लास्ट ईयर के अगर ट्रेड की बात करें इंडिया चाइना की, तो वो पहुंच गई थी 125 बिलियन, यानी कि कोविड से पहले ये 100 बिलियन को भी क्रॉस नहीं करती थी, लेकिन अब 125 बिलियन पहुंच चुकी है। एक्चुअली चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 46% बढ़ा है, यानी कि कोविड के बाद जो चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया है इंडिया को वो 46% बढ़ गया है। हालांकि इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है चाइना को, जो कि 34% के आसपास है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो देख लेते हैं जो चाइना को इंडिया इंपोर्ट करता है और वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। सो इंडिया मोस्टली जो एक्सपोर्ट करता है वो है आयरन ओर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। चाइना के अलावा भी और कंट्रीज़ को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, मरीन प्रोडक्ट्स जो हैं, आयरन एंड स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, टेलीकॉम के जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। बट जो मेजर चंक जो इंपोर्ट करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें से कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन्स जिसको आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इवन तो जो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ड्रग्स और दवाइयाँ जो हम बनाते हैं उसके जो APIs हैं वो अभी भी हम चाइना से काफ़ी हद तक इंपोर्ट करते हैं। सो ये मेजर रीज़न है जो हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ वो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कुछ और पॉलिटिकल सिनारियो की बात कर लें कि 2 साल लगभग हो गए हैं बॉर्डर में स्टैंड ऑफ चलते, लेकिन फिर भी ट्रेड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इंडिया काफ़ी हद तक डेफिसिट में रहता है, तो इससे इंडिया को नुकसान भी है। सेकेंड क्वार्टर जो लास्ट ईयर था, चाइना ने इस स्टैंड ऑफ के चलते इंडिया से जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस पर कमी कर दिया था। इंडिया के केस में तो ऐसा हुआ नहीं, इंपोर्ट करना हम लोगों ने जारी रखा, बट चाइना ने इंडिया से इंपोर्ट करना कम कर दिया था। अगर ग्लोबल सिनारियों की बात करें तो चाइना ने 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर किया है और टोटल जो फॉरेन ट्रेड है चाइना का वो 1.48 ट्रिलियन के भी पार है। दिस इज़ क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। चाइना और US के रिलेशंस भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चाइना और US का ट्रेड अगर देखें तो वो 16% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ है उसमें, जिसमें कि अभी फर्स्ट के 2 मंथ का ही अगर ट्रेड देखें तो वो हो चुका है लगभग $138 बिलियन, जो कि 13.8% का ग्रोथ दिखाता है। चाइना और EU की ट्रेड की बात करें तो वो भी लगभग 205 बिलियन के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर से 10% की भी इंक्रीज दिखाती है। सो आप देख रहे हैं कि वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, वेरियस इश्यूज चाइना से रिलेटेड दुनिया को हो रही है, लेकिन उसके बाद भी चाइना के ट्रेड और उनके एक्सपोर्ट पे कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिस पे इंडिया को ध्यान देने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। तो इसमें आपके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कितना है, GDP का आखिर कितना परसेंट है, एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। एंड इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है कितना होता है, क्या क्या होता है, जैसे कुछ क्या क्या आइटम हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आपके पास होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। MP's पैनल लेंड्स वॉइस अगेंस्ट एलिफेंट ट्रेड। MP's ने हाल ही में एलिफेंट ट्रेड के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई कि एलिफेंट ट्रेड को बैन करना चाहिए। उसके बारे में देखते हैं क्या न्यूज़ है, क्या पूरा कंटेक्स्ट रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक स्टैंडिंग कमेटी थी, जिन्होंने ये कहा है कि सेल और परचेज ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स
का जो सेल ऑफ और परचेज है उसको एनकरेज ना किया जाए। मतलब ऐसे एलिफेंट्स जो ऑलरेडी किसी ऑनर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं तो उनका सेल और परचेज ना किया जाए या फिर उसको बढ़ावा ना दिया जाए, राइट। इसके ऊपर पूरा है। तो पैनल ने क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे अर्ज किया कि जो क्लॉज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 में, राइट, उसको रिमूव कर दें क्योंकि वो ओवरराइड करता है ओरिजिनल एक्ट से और उसमें एक्सेप्शन सिर्फ एलिफेंट है, राइट। नेक्स्ट वन, सेक्शन 43 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट सेज नो पर्सन हैविंग इन पोजेशन कैप्टिव एनिमल्स, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास कैप्टिव एनिमल हो, एनिमल का कोई आर्टिकल हो, कोई ट्रॉफी हो, कोई अनक्योर्ड ट्रॉफी हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज़ अ सर्टिफिकेट, और उसके लिए उसके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ ये मेरा ओनरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो है, shall transfer by way of sale or offer for sale by any other made consideration commercial nature such as animal article or unsecured trophy। तो जो भी इनका सेल या परचेज होगा वो ट्रांसफ़र ऑफ थिंग्स से ही होगा, मनी नहीं होगा। सर्टिफिकेट है ओनरशिप का, ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ सेल, सेल कर दे, और ऑफर फॉर सेल बाय अदर मोड ऑफ कंसिडरेशन, राइट, सच एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी और अनक्योर्ड ट्रॉफी को वो कर दे, राइट। मूविंग ऑन, तो जो एग्जम्पशन है सेक्शन 43 के अंदर वो कहता है दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट बाय ए पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। तो ये पूरा जो सेक्शन है वो एलिफेंट के ऊपर लागू नहीं होता है कि उसको ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट करे, तो वो पर्सन जिसके पास उसका सर्टिफिकेट होते हुए भी वो उसको ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। और उस केस में भी ट्रांसफ़र करा, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करने के लिए भी जो अगर उसके पास स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह रखा है तो भी वो ट्रांसपोर्ट ना हो। तो कमेटी की कंसर्न क्या थी, उससे पहले अपन ने देख लिया एलिफेंट का स्टेटस क्या है करंटली। अगर नेशनल प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है प्रोटेक्शन के लिए। नेशनल हेरिटेज एनिमल था 2010 में। एक एलिफेंट टास्क फोर्स है 2010 में बनी थी। और गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का एक गाइडलाइंस है कि ह्यूमन कॉरिडोर्स के जो ह्यूमन और एलिफेंट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर ये फॉल करता है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर है, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ आता है 1986 से, और CMS में अपेंडिक्स 1 के अंदर है, राइट। ओके, मूविंग ऑन, तो कमिटीज़ की कंसर्न क्या है। कमेटी की कंसर्न ये है कि ए नंबर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन सम स्टेट्स ओन एलिफेंट विच पे ए क्रूशियल रोल इन डेली वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो स्टैंडिंग कमेटी का ये एक कॉन्शियस है कि जो एलिफेंट है वो एक रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं स्टेट के अंदर वो ओन करते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है और एलिफेंट्स जो हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डेली वर्शिप और रिचुअल्स के अंदर। इसीलिए उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, ओल्ड एज ट्रेडिशन जो है, राइट, और वाइड स्प्रेड कंसर्न्स जो हैं, दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए ये अपील करते हैं, ठीक है। इफ़ वी रीड इट, इट सेज दैट इज़ वाई इट हैज़ अटेम्प्टेड टू स्ट्राइक ए केयरफुल बैलेंस टू इंश्योर दैट एज ओल्ड ट्रेडिशन नॉट इंटरफेयर्ड with while at the same time addressing concerns about the private ownership and trade in going to be encouraged, right। moving on, तो कमेटी रिकमेंड क्या करती है। कमेटी रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट एडिशनल चेक्स और चेकिंग या फिर जो स्क्रूटनी है वो बढ़ा सकती है, जिससे कि सेल और परचेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए अलाउ किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा जो 2021 का अमेंडमेंट बिल है वो 50 अमेंडमेंट्स प्रपोज करता है एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा है।
इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये रिकमेंडेशन है, सॉरी, कि पुराने वाले में इतने इश्यूज थे, नए वाला जो बिल है वो 50 अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेंडमेंट बिल है वो ये भी सीख करता है कि जो शेड्यूल्स हैं उनको हाल फिलहाल के 6 शेड्यूल से हटा के 3 शेड्यूल के अंदर कर देना चाहिए। 3 शेड्यूल, पहले वाले शेड्यूल के अंदर द स्पीशीज विल एंजॉय हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा उनको शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 2 की बात करें तो लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा 1 से ऑब्वियसली सेकेंड और उससे कम थर्ड। एंड द थर्ड शेड्यूल दैट कवर्स प्लांट, थर्ड शेड्यूल में प्लांट्स का ही कवरेज होगा, राइट। मूविंग ऑन, तो इसके अलावा कमेटी ने एक चीज़ और बताई कि जो कंपाइलेशंस हैं उनके अंदर बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज है, राइट, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो मिसिंग है 3 शेड्यूल से अंदर, तीनों शेड्यूल के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिसिंग है। Committee also finds that species should be in Schedule 1 but have been placed in Schedule 2. Schedule 1 में होना चाहिए था लेकिन Schedule 2 में प्लेस की गई है। उसके अलावा कुछ एक स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ही मिसिंग है, 1, 2 और 3 के बाहर अंदर है ही नहीं, राइट। तो मेजरली यही था कि एक तो एलिफेंट का ट्रेड बंद होना चाहिए, उसके अलावा कमिटीज़ ने कुछ कंसर्न्स उठाए, कुछ रिकमेंडेशंस बताई और डिस्क्रिपेंसी बताई कि पुराने वाले में क्या दिक्कतें हैं और जिससे कि अभी अपन को चेंज करना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया फाइनली ऑन बोर्ड बट त्रिकोमली ऑयल फार्म्स नाउ वेट फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस टू लिफ्ट। इंडिया तैयार है, हाल फिलहाल बोर्ड पे आ चुका है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन त्रिकोणमली जो ऑयल फार्म है वो अब इकोनॉमिक क्राइसिस लिफ्ट करने का वेट कर रहा है। तो ये पूरा सीन क्या है, पूरी न्यूज़ क्या है, पूरा कंटेक्स्ट क्या है, ये अपन आगे देखते हैं। तो डील ये है कि 85 डेक्रिपिट ऑयल टैंक्स हैं 850 एकर्स के अंदर, एक घने जंगल में, और एक स्ट्रेटेजिक नेचुरल हार्बर है यहाँ, ठीक है। उसके पर फॉइलेज इतनी थिक है कि प्लेस, अब जो वो जगह है वो कई स्पीशीज़ या एनिमल और बर्ड्स के लिए वो जगह घर बन चुकी है, और ट्री काटने के लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, राइट। तो ये सारी बात होती है श्रीलंका में त्रिकोमली ऑयल फार्म की, राइट। इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ जॉइंट डेवलपमेंट का त्रिकोमली ऑयल टैंक फार्म का, राइट। इस साल पहले ही किया है, और ये भी 35 साल वेट करने के बाद अब, लेकिन इसको पूरा सही तरीके से इस पूरी डील को फाइनल करने में ये कम से कम बहुत टाइम लेगा, सालों लग जाएंगे, और कम से कम $100 मिलियन का पैसा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल का अगर सिनेरियो देखें तो श्रीलंका में ट्विन क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल क्राइसिस, और उनके खुद के रिस्क्स हैं, राइट। तो इंडिया ने एग्रीमेंट कर तो लिया इस साल, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम पे श्रीलंका ऐसे क्राइसिस के अंदर झूल जाएगा और ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या अभी इसका फ़िलहाल सिग्निफिकेंस है, पूरा हम देखते हैं। मूविंग ऑन, अब जैसा पता है सबको कि श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, राइट। उन्होंने जो एक्सटर्नल डेट का जो रीपेमेंट है वो सस्पेंड कर दिया टेम्परेरली। कितना है? 51 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सटर्नल डेट्स था उनको टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद वो बेल आउट देख रहा है कि IMF और अदर मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको बेल आउट कर दे, क्योंकि उनके पास ये डेट भरने के पैसे नहीं हैं। दे डोंट हैव डॉलर्स टू रीपे दीज डेट्स, राइट। तो क्राइसिस ये चल रहा है श्रीलंका में। अब इंडिया ने जब ये एग्रीमेंट किया था तब क्या सोचा होगा, क्या किया होगा, या फिर क्या सिनेरियो था? तो इंडिया का इसमें बेनिफिट ये था
ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट देता है श्रीलंका की ईस्टर्न कोस्ट पे। मान लीजिए श्रीलंका ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, तो इस साइड कहीं त्रिकोणमली है, ये ईस्टर्न फ्रंट है पूरा, तो यहाँ पे इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिलता है, राइट। इससे क्या होगा, चाइना बे हार्बर जो कि श्रीलंका के ईस्टर्न उस पे है, उसका एक्सेस इंडिया को मिल जाएगा, राइट। अगर हम इसको रफली क्रूड वे में बनाएं तो यहाँ पर चाइना हार्बर है और यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। ये जो चाइना बे हार्बर है ये फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है एशिया के अंदर। तो एज वी थिंक दैट इफ इंडिया गेट्स एन एक्सेस टू द एशियाज फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर, हाउ बेनिफिशियरी इट वुड बी फॉर इंडिया, राइट। तो अगर इकलौते तो नहीं, मतलब अगर ये एशिया के सबसे बढ़िया नेचुरल हार्बर के अंदर अगर इंडिया को एक्सेस मिल जाता है तो कितना फ़ायदा होगा, पहला रीज़न। उसके अलावा बहुत सालों से अटका हुआ था, क्यों? क्योंकि पहले डिसीजन नहीं बना, अपोजिशन थी वर्कर यूनियंस की सिविल एंड पेट्रोल कॉरपोरेशन से, जो कि श्रीलंका स्टेट ओन कंपनी का है, राइट। और उसने अपनी जो डील थी, राइट, सीपीसी के बाद, दैट श्रीलंका स्टेट ओन ऑयल कंपनी साइंड ऑफ ऑन द एग्रीमेंट विद लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सीपीसी और आईओसी के बीच में डील्स थी, उसके अंदर वर्कर यूनियंस का अपोजिशन था, राइट। ये एक इशू था। अब क्या हुआ है कि जॉइंट वेंचर बन गया है और इसको त्रिकोण पेट्रोलियम टर्मिनल्स लिमिटेड कहा जाता है, राइट। दोनों ने सीपीसी और एलआईओसी में जो इश्यूज चल रहे थे उन दोनों को हटाने के लिए दोनों को जॉइंट वेंचर में डाल दिया और एक नई कंपनी त्रिनको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड करके एक नई कंपनी आ गई है। अब ये जॉइंट डेवलपमेंट था क्या? ये जो जॉइंट डेवलपमेंट था ये 1987 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के अंदर ये बना था। और उस टाइम मान लीजिए 87 के अंदर ये पहली बार ऐसा कुछ आया था कि हाँ हम ऐसा कुछ जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद ये कभी फाइनल नहीं हुआ। हालांकि 2003 में ये लगभग हो गया था फाइनल, लेकिन कभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ। लगा कि पहुंच जाएगा, हो जाएगा क्लियर, लेकिन कभी भी ये फाइनलाइज नहीं हुआ। अब जैसे कि हमें पता है कि साल भर से नेगोशिएशन चल रही है। कब से? दिसंबर 2021 के अंदर जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के बेसिल राजपक्षा, वो दिल्ली आए थे। किस लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इंडिया से, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा था और उस वजह से इंडिया ने भी शर्त रखी कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट है उसको फास्ट ट्रैक कर दीजिए। तो उस बैकड्रॉप में ये पूरा सीन हुआ है, राइट। अब आईओसी जो श्रीलंका में है उससे क्या होगा, राइट। अब जब आईओसी श्रीलंका में गई थी 2003 के अंदर, तो रिटेल ऑपरेशंस के लिए गई थी। उसके बाद उनका त्रिकोणमली स्टोरेज के लिए लीज पे कंटेनर क्या बोलते हैं उनको, कंटेनर्स मिल गए थे, ठीक है, जिसको कि लोअर टैंक फार्म बोला गया। अब 2003 से लेके अब तक उन्होंने 14 टैंक रिफर्बिश किए हैं, राइट। पहले सिर्फ 3 थे, ध्यान रखिएगा। ओके, पहले जितने भी थे शायद 3 थे मेरे हिसाब से। उसके बाद उन्होंने 14 टैंक्स को रिफर्बिश कर दिया। अब उन 14 टैंक्स को यूज़ क्या करता है? पेट्रोल डीजल सप्लाई करने में अक्रॉस श्रीलंका इंडियन लंका ऑयल कॉरपोरेशन IOCL इसको करता है, राइट। उसके बाद जो नया एग्रीमेंट है उसमें क्या है, 85 टैंक मिल जाएंगे ILOC को। 85 टैंक मिलेंगे, जिससे एक की कैपेसिटी है 10,000 मेट्रिक टन, राइट, वो भी अपर टैंक फार्म के अंदर। तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से अपनी जो इन IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो सब्सिडरी है श्रीलंका में, उसको कितना फ़ायदा होता। और ये सबसे मेन बात, जो जहाँ पे इनको टैंक्स मिले हैं, ये 1932 में ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, राइट। और वो हार्बर के बगल में ही बनाए थे। कौन से वाले हार्बर के अंदर? चाइना बे हार्बर, जो कि एशिया का फाइनेस्ट नेचुरल हार्बर है, राइट।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये बनाए गए थे, और लेकिन 6 सदी से 6 डिकेड से ये यूज़ में नहीं है, राइट। टॉल ट्रीज, फॉइलेज कवरेज पूरे एरिया में है। 87 से इंडिया की पीस को कीपिंग फोर्स वहाँ गई थी और इसमें कुछ पार्ट्स में इन्होंने कैंपिंग करी थी। अब जो टैंक्स का रिफर्बिशमेंट हो रहा है, जैसे हमने पहले बात करी पेट्रोल डीजल का था, उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाता है और बोल रहा है कि हम बंकरिंग फैसिलिटीज़ भी देंगे। तो जस्ट इमेजिन कि जब इंडिया वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी वेल इंडियन कंपनीज, तो हाउ इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर इंडिया। तो फिलहाल अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितना जल्दी ये इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, जितना जल्दी ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, उतना ही जल्दी इस एग्रीमेंट पे काम हो सकेगा और उतना ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा अपन को, राइट। तो दिस वाज द लास्ट आर्टिकल फॉर द डे एंड विल मीट यू सून टुमारो। ओके, थैंक यू।